हाँ जी, देखिए कोई भी एक मुद्दा जो है वो चुनाव पे अकेला आपको चुनाव में जो है जीत नहीं दिला सकता। ज़ाहिर-सी बात है आपको कई मुद्दों पर काम करना पड़ेगा, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। लेकिन मायावती ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से आपने देखा होगा कई ऐसे अहम फैसले हैं जिसको लेकर बदलाव किया है। सबसे पहला और बड़ा फैसला आकाश आनंद की बीएसपी पार्टी में वापसी। ये वही आकाश आनंद है जिनको अपरिपक्व करार दिया था मायावती ने और कहा था कि अभी जो है आकाश आनंद पार्टी को नहीं संभाल सकते। तो ज़ाहिर-सी बात है इसको लेकर उनके ऊपर सवाल भी उठे कि आखिर मायावती ने तब एक्शन क्यों लिया जब आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बयान दिया था। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का एक बड़ा बयान सामने आया है। मायावती का ये बयान कितना चुनावों पर असर डालेगा, वोट बैंक पर असर डालेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया है। गेस्ट हाउस कांड उस वक्त हुआ था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और गेस्ट हाउस कांड जो है वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, इसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई थी। तो क्या ये जो मुद्दा उठाया है चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने, इसका बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा? और क्या गेस्ट हाउस कांड की जो तस्वीरें हैं या जो बयान है वो पूरे चुनाव को मोड़ती नजर आएंगी? एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जहां उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी जो है पूरी कोशिश कर रही है। 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, 1 सीट पर आरएलडी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी सीटों को लेकर अपना अपना जो मत है वो तय कर दिया है। लेकिन क्या ये वाकई मुद्दा असर डालेगा चुनाव पर या नहीं डालेगा? और क्या मायावती को लेकर जो कहा जा रहा है कि मायावती का रोल खत्म है उत्तर प्रदेश में, उनको अब वोट मिलना ही नहीं है क्योंकि वोट उनका बट गया है, क्या वाकई ऐसा है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी सिराज। और सिराज, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। पहला सवाल मेरा ये रहेगा, ये कहा जा रहा है कि कोई फायदा नहीं है गेस्ट हाउस कांड का जो जिक्र किया है मायावती ने, उनको वोट नहीं मिलेगा और जो दलित वोट बैंक है वो छटक गया है, और कुछ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ है, कुछ उनका जो वोट बैंक है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण ले गए हैं। तो मायावती जो कोशिशें कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो कोशिशें बेकार हैं और ये कहा जाए कि रोल भी बहुत बड़े हद तक उनका खत्म हो जा रहा है। बाकी क्या सच्चाई है इन बातों में? जी देखिए, जैसे ही कि मायावती के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने जो बयान जारी किया कि हमने मुख्यमंत्री बनाकर गलती कर दी, मायावती सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, तो जाहिर सी बात है उसकी खिलाफत करते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ तक कह देते हैं कि बीजेपी विधायक को जूते से मारना चाहिए। तो समझिए कि किस प्रकार का यह बयान था और कितना ज़्यादा असर चुनाव पर डाल सकता है, और ख़ासतौर पर ऐसे समय पर यह बयान देना जब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो। और जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा बयान था और मायावती ने जिस तरीके से, एक तरफ तो देखा जाए तो उन्होंने आभार व्यक्त किया अखिलेश यादव का, लेकिन उसके बाद से जो टिक्का टिप्पणी उन्होंने की इस मुद्दे को लेकर के, वो मुझे लगता है काफी ज्यादा चर्चा का विषय है। और जिस तरीके से उन्होंने पुराने जो गेस्ट हाउस कांड है उसका जिक्र किया, जाहिर सी बात है देखिए बीएसपी पार्टी जो है 432 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगी। तो मुझे लगता है कि अभी जो करंट के मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उस पर मायावती को विचार करना चाहिए। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से लगातार मायावती अपने पुराने चीजों की याद करती हैं और खास तौर पर जब भी विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो वो सीधे तौर पर कहती हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने ये काम हुए। आप देख लीजिए मोइन खान का जो मुद्दा था उसको लेकर के उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने डीएनए टेस्ट हुए। जातिगत जनगणना का मुद्दा अभी लगातार विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। मायावती कहती हैं कि जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराई। जी, आप अपनी बात आगे रखिएगा। मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल आरक्षण को लेकर रहेगा और दूसरा सवाल कि अचानक से बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो यू-टर्न लिया है, पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव है उनका आभार प्रकट करती हैं और अब ऐसे में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करती हैं, जबकि ये बात वो जानती हैं कि ये जो कांड हुआ ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ और जिस तरीके से देखने को मिला कि इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो मुलायम सिंह यादव का भी है। तो जो 2 मुद्दे अगर हम बात करें तो आरक्षण का जो मुद्दा उन्होंने उठाया, आरक्षण जैसा मुद्दा उठाना, भारत बंद का समर्थन करना, क्या वोट बैंक के लिहाज से मायावती को बड़ा समर्थन मिलेगा दलितों का उत्तर प्रदेश में? और क्या गेस्ट हाउस कांड की जो चर्चा की है इसका फायदा इस वक्त उपचुनाव में अगर मिल जाता है मायावती को, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो चुनाव 2027 में होने वाले हैं
उसमें भी क्या फर्क पड़ता नजर आएगा? हाँ जी, देखिए कोई भी एक मुद्दा जो है वो चुनाव पे अकेला आपको चुनाव में जो है जीत नहीं दिला सकता। जाहिर सी बात है आपको कई मुद्दों पर काम करना पड़ेगा, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। लेकिन मायावती ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से आपने देखा होगा कई ऐसे अहम फैसले हैं जिसको लेकर बदलाव किया है। सबसे पहला और बड़ा फैसला आकाश आनंद की बीएसपी पार्टी में वापसी। ये वही आकाश आनंद है जिनको अपरिपक्व करार दिया था मायावती ने और कहा था कि अभी जो है आकाश आनंद पार्टी को नहीं संभाल सकते। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर उनके ऊपर सवाल भी उठे कि आखिर मायावती ने तब एक्शन क्यों लिया जब आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बयान दिया था उसको लेकर के। उसके बाद से देखा गया कि तमाम बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं या तमाम जिला अध्यक्ष हैं उनको कहीं ना कहीं उनमें काफी ज्यादा बदलाव किया गया और मायावती नए सिरे से बीएसपी पार्टी को एक बार फिर से उठाना चाहती हैं। और जाहिर सी बात है इसको लेकर के लगातार मायावती और बीएसपी पार्टी प्रयास कर रही है। और देखा जाए तो अभी जो मौजूदा भारत की राजनीति यहाँ पर युवा चेहरों का काफी ज्यादा कह सकते हैं दबदबा माना जा रहा है। खास तौर पर देखा जाए तो आप बिहार का रुख करेंगे तो चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आप अखिलेश यादव हैं। तो इसी तरीके से मुझे तो लगता है कि आकाश आनंद को मायावती ने आगे किया क्योंकि देखिए अभी ज़मीनी तौर पर उतरना है, आपको लोगों के बीच जाना है। तो इसके लिए कह सकते हैं कि युवा चेहरा काफ़ी ज़्यादा सही माना जाएगा। गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले कि बसपा भी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ आ सकती है, कांग्रेस ने तो मिलकर चुनाव लड़ा भी है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बसपा जो है जो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, क्या अकेले चुनाव अगर वो लड़ते हैं 10 सीटों पर तो वो उनको वोट बैंक हासिल हो पाएगा जो वोट बैंक उन्हें उस दौरान हासिल होना था जब उत्तर प्रदेश में हमने देखा, जब पूरे देश में हमने देखा जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस दौरान उत्तर प्रदेश में अकेली समाजवादी पार्टी ने अच्छा करिश्मा किया। या मैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण की बात करता हूँ तो उनको अच्छे खासे वोट मिले। तो वो जो कहीं ना कहीं कसर रह गई उस वक्त बसपा की, क्या इस उपचुनाव में वो जो कसर है वो उनको मिल पाएगी? जी देखिए ये तो कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव के बाद से मायावती की कई ऐसी नीतियाँ रही हैं जिसको लेकर के दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है कि देखिए उपचुनाव है और मायावती ने बेहतर ढंग से इस उपचुनाव की तैयारियां कर रही हैं। और देखा जाए तो बीएसपी पार्टी जो है इस उपचुनाव में दबाव की कह सकते हैं कि तरीके से इस उपचुनाव में आ रही, क्योंकि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करते हैं और नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जीत इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि बीएसपी के तमाम बड़े लीडर वहां पे जाते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हैं। बहुजन कह सकते हैं भाजपा के जाते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के जाते हैं, कांग्रेस के जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज की, तो ये मुझे लगता है एक बड़ी जीत थी। और इसलिए भी है क्योंकि नगीना सीट वो है जहां से मायावती ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो सिर्फ इसको नगीना तक सीमित ना देखा जाए बल्कि इसको देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक नए विकल्प के तौर पर और दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद ने बखूबी खुद को पेश करने में कामयाब रहे हैं। और आने वाले समय में मायावती हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इनके लिए चंद्रशेखर आज़ाद चुनौती बन सकते हो। तो इसी वजह से मायावती जो है अब उपचुनाव में बीएसपी पार्टी को कहीं ना कहीं उतार रही हैं और बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी अब चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। राजनीति से संन्यास को लेकर चर्चाएं लगातार मायावती की चल रही हैं कि मायावती राजनीति से संन्यास लेती हैं। अगर इस उपचुनाव में बसपा वो जनाधार वापस नहीं ला पाती है या 10 में से अगर मैं बात करूं 6 सीटों पर भी नहीं जीत पाती है, तो क्या वाकई माना जाए कि राजनीति से कहीं ना कहीं संन्यास जो है वो मायावती ले सकती हैं और उसका बड़ा प्रभाव बसपा पर कितना पड़ता नजर आएगा? जी देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि देखिए लंबे अरसे से बीएसपी के कमान मायावती संभाल रही हैं और जाहिर सी बात है कि एक युवा चेहरे की ज़रूरत होती है हर पार्टी में जो ज़मीनी तौर पर काम करे। लेकिन मुझे लगता है मायावती का कद अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा है और ख़ास तौर पर दलितों के बीच। यही वो बड़ी वजह है कि मायावती भले ही 432 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीटों पर जीत हासिल नहीं करती हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को 15 से 16 सीटों पर जरूर उन्होंने नुकसान पहुँचाया। और जो अभी भी बीएसपी का कोर वोटर है वो सिर्फ और सिर्फ मायावती के नाम पर वोट देता है। तो मुझे लगता है मायावती एक बड़ा फैक्टर जरूर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और देखिए वो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में तो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि ये जो लोकसभा चुनाव था इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन था, इसमें तीसरा कोई विकल्प था ही नहीं। आपने देखा कि बीएसपी पार्टी ने इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा, तमाम कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद मायावती कुछ खास नहीं कर पाई बल्कि कुछ भी नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बीएसपी पार्टी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जरूर वोट प्रतिशत में अपने बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन
लेकिन इस 10 जो उपचुनाव है यहाँ पर बीएसपी पार्टी उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि ये उपचुनाव काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के जैसा ही होने वाला है। इंडिया गठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो वाकई ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो बसपा का जनाधार है वो वापस इस उपचुनाव में आ पाएगा, या फिर बसपा जो है वो उत्तर प्रदेश में ही सिमट कर रह जाएगी, और क्या जो इसका वोट बैंक है वो वोट बैंक एक बार फिर बढ़ता नजर आएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।